स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है साइकोलॉजी के अंदर वो है बुद्धि, जिसमें हमने बुद्धि लब्धि की बात कर ली थी, आईक्यू की बात कर ली थी। तो आईक्यू के बेस पर बालक जो होता है वो प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, सामान्य, मंद बुद्धि, जड़, मूढ़, मूर्ख, तो ये कैटेगरी हमने डिवाइड की थी और आईक्यू निकालने का फार्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइकोलॉजी के कई वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर शशि सिडाना नाम से सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी के अंदर जो है वो रिलेटेड संबंधित वीडियो जो है वो देखे जा सकते हैं। आज हम बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि में जिसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, बुद्धि के सिद्धांत। और फिर कल हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि के प्रकार का। अब बुद्धि के सिद्धांत में बता दूं आपको, हमने मेन तो प्रतिपादक ध्यान रखने हैं कि किस सिद्धांत को किसने दिया था। तो सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत। पहला सिद्धांत है शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत। तीसरा द्वितत्व सिद्धांत। चौथा त्रितत्व सिद्धांत। पांचवा बहुतत्व सिद्धांत। छठा सिद्धांत आता है इसमें समूह तत्व सिद्धांत। सातवां सिद्धांत इसमें आता है सैंपलिंग थ्योरी या प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिमान यानी सैंपलिंग। और फिर आठवां सिद्धांत आता है त्रिआयामी सिद्धांत। नौवां सिद्धांत आता है बुद्धि कै और बुद्धि ख का सिद्धांत। बुद्धि कै व बुद्धि ख का सिद्धांत। और 10वां सिद्धांत आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। लिक्विड सॉलिड इंटेलिजेंस थ्योरी। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो ये 10 सिद्धांत थे, जिसमें सबसे पहले अपने प्रतिपादक और किस सिद्धांत में क्या कहा गया, तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम। तो फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जितने भी अपलोड कर रहा हूँ मैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो अब बात कर रहे हैं हम शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत की। तो शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था रीड नामक मनोवैज्ञानिक ने शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था। इसने कहा था कि मानव के मस्तिष्क में टोटल 30 शक्तियां हैं।
30 शक्तियाँ, मानव मस्तिष्क में 30 शक्तियाँ हैं, इन्हीं में से एक शक्ति जो है वो बुद्धि है। तो रीड ने सबसे पहले शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था। उसने कहा था मानव के मस्तिष्क के अंदर टोटल 30 शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति जो है वो बुद्धि है। फिर आता है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत जो है ये दिया था एल्फ्रेड बिने। बिने ने ये सिद्धांत दिया था, एल्फ्रेड बिने, और इसको आगे बढ़ाने वाले थे टर्मन व स्टर्न। तो इसको आगे बढ़ाने वाले थे टर्मन व स्टर्न। अगर प्रतिपादक पूछ लेता है तो बिने, और इसको आगे बढ़ाने वाले थे टर्मन और स्टर्न। एक तत्व यानी बुद्धि एक ही तत्व से बनी होती है। बुद्धि जो होती है वो एक ही तत्व से बनी होती है, अर्थात बुद्धि जो है वो अविभाज्य है, अखंड है। तो इन्होंने बुद्धि को अविभाज्य व अखंड इकाई बताया। बुद्धि जो है अविभाज्य व अखंड इकाई है एक तत्व सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद आया द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत जो है ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन द्वितत्व सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थे या प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। इन्होंने कहा बुद्धि में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। यानी बुद्धि जो है वो दो तत्वों से बनी है, एक सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। किसी मनुष्य के अंदर स्पीयरमैन के अनुसार किसी मनुष्य में केवल एक ही सामान्य तत्व होता है। विशिष्ट तत्व जो होते हैं वो अनेक हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सामान्य तत्व कितने होते हैं? एक ही। और विशिष्ट तत्व कई हो सकते हैं। तो सामान्य तत्व जो होता है स्पीयरमैन के अनुसार अगर माना जाए तो सामान्य तत्व किसी व्यक्ति में तो ज़्यादा मात्रा में होता है, किसी व्यक्ति में कम मात्रा में होता है। किसी व्यक्ति में ज़्यादा मात्रा में, किसी व्यक्ति में कम मात्रा में। और सामान्य तत्व जितना ज़्यादा होगा, सामान्य कारक भी लिखा होता है, सामान्य तत्व भी लिखा होता है। सामान्य तत्व जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो ये कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। सामान्य तत्व जितना ज़्यादा होगा वह व्यक्ति कार्य करने में उतना ही निपुण होगा। तो सामान्य तत्व जितना ज़्यादा है वह व्यक्ति कार्य करने में उतना ही निपुण होगा। और स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व को मानसिक ऊर्जा कहा है, यानी ये हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा है, व्यक्ति इससे थकता नहीं है। जिसमें सामान्य तत्व ज़्यादा होता है वो कार्य करने में निपुण होता है, उसको कार्य करने में थकान का अनुभव नहीं होता। अतः स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व को या सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा, सामान्य तत्व या सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है वो दो तत्वों से बनी है। कौन कौन से? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जो है वो किसी भी व्यक्ति में एक ही होता है, लेकिन विशिष्ट तत्व जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी अनेक हो सकते हैं। सामान्य तत्व एक ही होगा, और सामान्य तत्व जितना ज़्यादा होगा व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति कार्य करने में उतना ही निपुण होगा। और सामान्य तत्व के साथ साथ व्यक्ति में कई विशिष्ट तत्व भी पाए जाते हैं। विशिष्ट तत्व एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। विशिष्ट तत्व जो होते हैं वो व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में कुशल बनाते हैं। विशिष्ट तत्व जो होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में कुशल बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में मान लो दो विशिष्ट तत्व हैं तो वो व्यक्ति दो क्षेत्रों में कुशल होगा। ऐसे 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं तो वो व्यक्ति 3 क्षेत्रों में कुशल होगा। क्लियर? जितने विशिष्ट तत्व होते हैं व्यक्ति उतने ही क्षेत्रों में कुशल हो जाता है। जैसे
अब मान लो कोई पानी का मिस्त्री भी है, वो लाइट फिटिंग भी कर लेता है, वो चिनाई का काम भी कर लेता है, तो इसका मतलब उसमें उतने ही ज़्यादा विशिष्ट तत्व हैं। तो सामान्य तत्व तो एक ही होता है, वो सिर्फ कार्य करने में निपुण बनाता है, व्यक्ति को थकने नहीं देता। लेकिन विशिष्ट तत्व जो होते हैं वो उसे विशिष्ट क्षेत्र में कुशल बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा विशिष्ट तत्व होते हैं व्यक्ति उतने ही ज़्यादा क्षेत्रों में कुशल होता है। तो यदि एक से ज़्यादा विशिष्ट क्षेत्र हैं तो विशिष्ट तत्व हैं तो व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों में कुशल होगा। उसके बाद आता है त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। द्वितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए थे या 2 कारक बताए थे, द्विकारक या त्रिकारक नाम से भी आ जाता है ये। तो द्वितत्व सिद्धांत में 2 तत्व बताए थे, एक सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट तत्व। इसमें एक तीसरा तत्व भी बताया गया, सामूहिक तत्व। सामूहिक तत्व जो सामान्य तत्व से ऊपर की कैटेगरी का है लेकिन विशिष्ट तत्व से नीचे की कैटेगरी का है। तो त्रितत्व सिद्धांत में 3 तत्व बताए गए, सामान्य तत्व, सामूहिक तत्व और विशिष्ट तत्व। तो सामूहिक तत्व जो होता है वो सामान्य तत्व से उच्च श्रेणी का, परंतु विशिष्ट तत्व के निम्न श्रेणी का, यानी दोनों के मध्य श्रेणी का होता है। दोनों के मध्य का तत्व है ये सामूहिक तत्व। उसके बाद आया सिद्धांत बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। इससे बहुत बार तत्वों की जगह कारक भी आ सकता है, मैं फिर बता दूं आपको। एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक। बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत ये दिया था थार्नडाइक ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है बहुकारक और समूह कारक में, बहुकारक और समूह कारक में। समूह कारक या समूह तत्व एक ही बात है। बहु तत्व जो है वो थार्नडाइक ने दिया था, समूह तत्व जो है वो थर्स्टन ने दिया था। दोनों ही नाम थ से शुरू हैं। समूह तत्व सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया था, बहुतत्व जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया था। अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ आपको। बहुकारक या बहुतत्व अगर आप देखें, बहुकारक, बहुकारक 5 अक्षरों में देखो, बहुकारक, बहुकारक तो टोटल 5 डिजिट इसके अंदर हैं, 5 अक्षर इसके अंदर हैं। तो थार्नडाइक में भी 5 ही अक्षर हैं। ये तो रह की मात्रा तो ऊपर लगी है, थार्नडाइक जो 5 ही अक्षर इसके अंदर हैं। देखो आप, तो 5 से 5 मैच कर लेना तो बहुकारक आराम से याद रह जाएगा। बहुकारक जो है वो थार्नडाइक ने दिया था और समूह कारक जो है वो थर्स्टन ने दिया था। तो बहुकारक याद रखने का तरीका आपको बता दिया है। एक तत्व जो है बीने ने दिया था, द्वितत्व या द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक भी स्पीयरमैन, बहुकारक थार्नडाइक और समूह कारक थर्स्टन। थार्नडाइक ने क्या कहा बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत में कि व्यक्ति में जितने कारक होते हैं, बहुकारक मतलब बहुत सारे कारक हैं, तो जितने व्यक्ति में कारक हैं या जितने तत्व हैं, एक ही बात है कारक या तत्व, तो व्यक्ति में जितने कारक हैं व्यक्ति उतनी ही क्रियाएं कर सकता है। जितने कारक उतनी ही क्रियाएं, जितने कारक हैं उतनी ही क्रियाएं हैं। उसके बाद आता है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत में जो मस्तिष्क है उसे 13 खंडों में बांटा गया है। मस्तिष्क में 13 खंड हैं जो एक समूह के रूप में उपस्थित हैं। इन 13 खंडों में टोटल 7 मानसिक योग्यताएं हैं। इन 13 खंडों में टोटल 7 मानसिक योग्यताएं समाई हुई हैं। तो समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में मस्तिष्क में 13 खंड हैं और ये 13 के 13 खंड समूह के रूप में हैं और इन समूहों में 7 मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं। 7 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। वो 7 मानसिक योग्यताएं याद रखने का तरीका आपको बता देता हूँ। याद रखने का तरीका आपका रहेगा 7 मानसिक योग्यताएं आप कैसे याद रखें।
तो उसमें पहले तो एस वी एन यानी स्वामी विवेकानंद, SVN याद रह जाएगा आराम से। उसके बाद MRP जो होता है वो प्राइस होता है किसी भी वस्तु पर जब लिखते हैं MRP, तो SVN MRP। अब एक आपने याद रखना है W, तो SVN MRP W। तो ये 7 टोटल मानसिक योग्यताएं हैं। क्या क्या है वो देख लें। S से स्पेशल एबिलिटी यानी प्रेक्षण योग्यता, स्पेशल एबिलिटी यानी प्रेक्षण योग्यता। V से वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता, S से स्पेशल एबिलिटी यानी प्रेक्षण योग्यता, V से वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता, N से नंबर एबिलिटी यानी अंक योग्यता, M से मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता, और R से रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता, P से परसेप्चुअल एबिलिटी यानी पर्यवेक्षण योग्यता, और W से वर्ड फ्लुएंसी यानी वाक शक्ति। तो SVN MRP, S जो है वो S स्पेशल एबिलिटी, यानी प्रेक्षण योग्यता, V से वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता, N से नंबर एबिलिटी यानी अंक योग्यता, M से मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता, R से रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता, P से परसेप्चुअल एबिलिटी यानी पर्यवेक्षण योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी यानी पर्यवेक्षण या प्रत्यक्ष परक योग्यता, और W से वर्ड फ्लुएंसी यानी शाब्दिक वाक शक्ति, वर्ड फ्लुएंसी यानी वाक शक्ति। तो S से स्पेशल एबिलिटी, V से वर्बल एबिलिटी, N से नंबर एबिलिटी, M से मेमोरी एबिलिटी, R से रीजनिंग एबिलिटी, P से परसेप्चुअल एबिलिटी और W से वर्ड फ्लुएंसी। तो ये टोटल 7 मानसिक योग्यताएं 13 खंड जो कि समूह के रूप में पाए जाते हैं, उनमें 7 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं जो कि थ्रस्टन ने बताई थी, समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत। उसके बाद आता है प्रतिमान सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श सिद्धांत। सैंपल को प्रतिदर्श भी बोलते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिमान सिद्धांत। तो प्रतिदर्श भी आ सकता है यहाँ, प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। ये दी थी थॉमसन ने ये सिद्धांत दिया। इसने क्या कहा कि व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। मानसिक योग्यताएं जो हैं उनका थोड़ा थोड़ा सैंपल है। तो थॉमसन के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है और ये सैंपल जो है ये आपस में जुड़कर एक नवीन योग्यता बन जाता है। तो मानसिक योग्यताएं जो हैं वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े सैंपल के रूप में उपस्थित हैं और वो कई सैंपल आपस में जुड़ जाते हैं और एक नवीन योग्यता का निर्माण हो जाता है। तो ये सैंपलिंग थ्योरी थी थॉमसन की। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल है और ये सैंपल आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नवीन योग्यता बन जाती है। इसी नवीन योग्यता से ही किसी कार्य को संपन्न किया जा सकता है। तो ये नवीन योग्यता ही जो मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल है उससे कार्य संपन्न नहीं कर सकते, लेकिन वो मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल जब आपस में जुड़ जाता है
तो वो एक नवीन योग्यता बन जाता है और नवीन योग्यता से ही कार्य संपादित किया जा सकता है। उसके बाद आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिअंशीय सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था। ये गिलफर्ड या गिलफोर्ड नाम से आता है पेपर के अंदर, गिलफर्ड या गिलफोर्ड। त्रिआयामी इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें बुद्धि के 3 आयाम बताए गए हैं। एक तो संक्रिया या प्रक्रिया, संक्रिया या प्रक्रिया ऑपरेशन। दूसरा विषय वस्तु या अंतर वस्तु कंटेंट। विषय वस्तु या अंतर वस्तु कंटेंट। और तीसरा उत्पाद, परिणाम, प्रोडक्ट या रिजल्ट। तो बुद्धि के टोटल 3 आयाम है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया यानी ऑपरेशन, विषय वस्तु या अंतर वस्तु यानी कंटेंट, और उत्पाद या परिणाम यानी प्रोडक्ट या रिजल्ट। अब सक्रिया क्या है या प्रक्रिया क्या है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसी को सक्रिया कहते हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसी मानसिक प्रक्रिया को सक्रिया कहते हैं। और समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहा जाता है। और समस्या समाधान के बाद व्यक्ति जिस परिणाम पर पहुंचता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया का यूज किया गया वो सक्रिया है, जो सामग्री ली गई वो विषय वस्तु है, जिस परिणाम पर पहुंचा वो उत्पाद है। तो ये बुद्धि के 3 आयाम गिलफोर्ड ने बताए थे। और ये गिलफोर्ड ने एक डिब्बे के आकार का मॉडल दिया था और उस मॉडल को बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहते हैं। बुद्धि का संरचना मॉडल, डिब्बे के आकार का मॉडल दिया जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल कहते हैं, जिसमें उसने 5x4x6 5x4x6 यानी बुद्धि के 120 कोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बुद्धि के 120 कोष बताए थे 5x4x6 के। 5x4x6 क्या सिस्टम है वो देख लें। 5x4x6 क्या है? तो बुद्धि का संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसने बुद्धि की संरचना बताई कि बुद्धि की संरचना कैसी है। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि में 5x4x6 के 120 कोष हैं। तो अब देखिए आप, जैसे अब मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, तो 5x4x6 का क्या सिस्टम रहेगा? देखो, त्रिआयामी मॉडल है, ये 3D मॉडल है। तो 3D स्ट्रक्चर बुद्धि की हमने बनाई है। देखो आप, ये 3D स्ट्रक्चर होगी। 5x4x6 का क्या सिस्टम है? देखो, ये 5 भागों में बांट दें आप लोग, इसे 5 भागों में बांट दें। तो 1 2 3 या ये 4 हो गए, 1 2 3 4, क्लियर। फिर ये जो है इधर बांट लें आप लोग, ये आ गई वर्टिकल। फिर इधर आप लोग इसको 5 भागों में बांट लें इस साइड, कि इधर 5 भाग हैं। तो 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इधर 6 में बांट लें, 6 में डिवाइड कर लें। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5, इधर
1 2 3 4। अब इनको आगे बढ़ा लें, देखो आप, ये तो यूं जाएगा आगे, क्लियर, ये इस तरह आ जाएगा आगे, क्लियर, और ये इस तरह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह टोटल 120 कोष बन जाएंगे बुद्धि के अंदर, 120 कोष बुद्धि के अंदर बन जाएंगे। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे 30, ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। देखो, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। तो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 30 चौका 120 हो गया। तो इस प्रकार 5 × 4 × 6 के 120 कोष गिलफोर्ड ने बताए थे, जो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को व्यक्त करता है। उसके बाद आया बुद्धि कै और बुद्धि खै का सिद्धांत, जो दिया था हैब ने। हैब, बुद्धि कै और बुद्धि खै का सिद्धांत हैब ने दिया था। तो इसमें वर्णन नहीं है, इसमें 2 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, एक कै और एक खै। तो ऐसे ही तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत था जो कि कैटल ने दिया था। कैटल ने, इन्होंने कहा किशोर की जो बुद्धि होती है वो तरल होती है, यानी उसमें वो बह सकती है, सोच सकती है, विचार कर सकती है। तरल यानी लिक्विड, तो उसमें परिवर्तन संभव है। किशोर की बुद्धि तरल होती है, लेकिन जब व्यक्ति जो होता है वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है या वयस्क हो जाता है, तो उसकी बुद्धि ठोस हो जाती है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो कैटल ने दिया था तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो किशोरावस्था में बुद्धि जो होती है वो तरल होती है, या किशोरावस्था तक कह दे बुद्धि तरल होती है, और वयस्क अवस्था में बुद्धि जो होती है विकसित हो जाती है। ऐसी बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। तो ये थे बुद्धि के सिद्धांत। तो एक बार फिर रिपीट कर दें, पहला सिद्धांत था शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत, जो कि रीड ने दिया था। दूसरा सिद्धांत था एक तत्व, जो कि बिने ने दिया था। तीसरा द्वितत्व स्पीयरमैन द्वारा। चौथा त्रितत्व स्पीयरमैन द्वारा। पांचवा बहुतत्व या बहुकारक थारनडाइक के द्वारा। छठा समूह तत्व थ्रस्टन के द्वारा। सातवां प्रतिमान या सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी थी। और त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि कै और बुद्धि खै का सिद्धांत हैब का, और तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल का। अब वर्णन आपको बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।